हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और हमारा ये जो सीरीज चल रही है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आपको दिखाई पड़ गया होगा, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इस टॉपिक को लाने की वजह क्या थी? इंडिया में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम गवर्नमेंट भी फेस कर रही है और सोसाइटी भी, और हम आप भी। इस चीज को लेकर हमारे कोर्स में बहुत सारे केसेस के ऑलरेडी बर्डन्स हैं। ये आपने पॉलिटी सेगमेंट में पढ़ रखा होगा। ऊपर से इन्वायरमेंट के इश्यू भी आने लगे, तब जो हमारे कोर्ट ऑलरेडी हैवी बर्डन से दबे पड़े थे और नए केस उनके ऊपर आने लगे, तब गवर्नमेंट ने फील किया कि क्यों नहीं हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करें जो स्पेशलाइज हो इन्वायरमेंटल इश्यू को सॉल्व करने के लिए। तब गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसे हम बोलते हैं एनजीटी एक्ट 2010। इसका मतलब समझ लेते हैं। यानी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी इंडिया यानी भारत के अंदर इन्वायरमेंट के जुड़े हुए जितने भी इश्यू हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक स्पेशलाइज एजेंसी को सेटअप कर दिया गया। अब कहो सर, इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा यह हुआ, अभी तक जो हमारे जो नॉर्मल कोर्ट थे उनमें एक पैटर्न होता है कि कभी हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, ये जो केस की पेंडेंसी और जो हायरकी है उस चक्कर में जो जजमेंट होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, वो काफी डिले हो जाते हैं। और कहा भी जाता है, ठीक है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय, यानी और हम नॉर्मल केसों में तो डिले कर भी सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट के इश्यू पे हम डिले करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका ओवरऑल इंपैक्ट हमारे सोसाइटी पड़ेगा, इकोसिस्टम पड़ेगा, फ्लोरा एंड फौना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पे सीरियस अटेम्प्ट लेते हुए एनजीटी का फॉर्मेशन किया। तो चलिए देखते हैं एनजीटी के बारे में। ये मैंने पहले बोल दिया, 2010 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका पर्पस क्या था? इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जितने भी इश्यू होंगे उनको सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल एजेंसी होगी और ये एक्ट आपको स्टेटमेंट के रूप में मिल सकता है। अब देखो इसका पर्पस क्या है ये आप समझ लीजिए। ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ साथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल राइट की बात करता है। यानी यहां पे प्रोटेक्शन के साथ साथ राइट दिया जाता है। किसके लिए राइट? नेचर को बचाने के लिए, जो उस फॉरेस्ट या इकोसिस्टम में रह रहे हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो कोई ट्राइबल ग्रुप हो, सबके राइट्स की बात की गई है। तो यहां ध्यान रखेंगे, हम पूरे इकोसिस्टम पूरे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है ताकि इस पे किसी प्रकार का अगर एक्ट का वायलेशन होता है तो उस पे पनिश किया जाए ताकि फ्यूचर में ऐसी एक्टिविटी दोबारा ना हो। आगे चलते हैं, ध्यान रखेंगे ये जो एनजीटी काम करता है ये नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। यानी इसको जो सही लगेगा कि भाई ये आपने हार्म किया है, जरूरी नहीं कि इसे नॉर्मल कोर्ट में क्या होते हैं, हम एक्ट से बंधे होते हैं। कोर्ट कहती है कि भाई इसके अनुसार ये होगा, लेकिन कई बार नेचर के सेंस में हम वो एविडेंस नहीं दे सकते जो होने चाहिए। लेकिन हमें ये पता है, लगा है कि पोल्यूशन तो हुआ है, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन तो हुआ है। तो जैसे मान लीजिए दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, एयर पोल्यूशन, लेकिन इसके लिए अगर हम एविडेंस कलेक्ट करना चाहें तो हो सकता है कि बहुत सारे हमें प्रॉपर एविडेंस ना मिले, लेकिन पोल्यूशन हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखकर
एनजीटी गाइडलाइन दे सकती है। जैसे यमुना के पोल्यूशन को लेकर आपने देखा होगा, इंडिया में जो पोल्यूशन भी पहले एक इन्वायरमेंटल टॉपिक था, आज पॉलिटिकल टॉपिक बन चुका है। सोचिए, दिल्ली में इलेक्शन हुए, यमुना रिवर के पोल्यूशन के लेके पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने एजेंडा सेट किए और पब्लिक ने जिस पे बिलीव किया वो पार्टी रूलिंग में आ जाती है। तो सोचिए, पोल्यूशन से पॉलिटिक्स भी हैम्पर हो रही है। यानी अगर सोचो, यहीं पे एक बात को हम जोड़ सकते हैं, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर हम इन्वायरमेंट को क्लीन करके पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब सोचिए, ऐसी कोई पार्टी आ जाए जो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे और हमारी और आपकी लाइफ हेल्दी हो जाए, तो डेफिनेटली हमारा जो वोटिंग पैटर्न होगा वो टिल्ट होगा उस पार्टी की ओर जिसने हमें क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन शेल्टर प्रोवाइड किया है। तो समझ रहे, इन चीजों को हम जोड़कर यहां पर देख सकते हैं। और देखो, इसमें एक चीज देखो, ऐसे ही पॉइंट स्टेटमेंट में आते हैं कि ये जो केस सॉल्व करेगा ये विद इन 6 मंथ। अब इसका एक फायदा क्या मिला कि जो केस नॉर्मल कोर्स में सालों सालों पेंडिंग रहते हैं, उन केस की स्पीडली सॉल्व करने का काम कौन करेगा? एनजीटी करेगा। और ध्यान रखेंगे, जो प्रॉपर्टी जो डैमेज होगा उस पे कंपनसेशन भी दिया जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि आपने कोई प्रोग्राम किया, किसी फैक्ट्री ने केमिकल रिलीज किया और नदियां या कोई भी वाटर बॉडी या कोई भी एयर पोल्यूशन, कोई भी सॉलिड वेस्ट से आसपास के इन्वायरमेंट को अगर हार्म हो रहा है तो जिसने भी इसको किया है उसको पे करना होगा। जैसे आजकल कहा जाता है, अगर कुछ पेड़ को आप काटेंगे तो उससे ज्यादा आपको नए पेड़ पहले लगाने पड़ेंगे। यानी जो डैमेज की भरपाई उन्हीं लोगों से की जाएगी जिन लोगों ने इन्वायरमेंट को डैमेज किया है। आगे चलते हम लोग, अब देखते हैं इसके चेयरमैन। इसके चेयरमैन पे शायद आपको पता होना चाहिए, पहले जो इसके चेयरमैन होते थे वो होते थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने लॉ को चेंज किया, क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रखते हैं तो बहुत लिमिटेड चॉइस हमारे पास होती थी। क्योंकि आप जानते हो, सीजीआई जो रिटायर होंगे वो बहुत कम नंबर में होंगे। हो सकता है बहुत से लोग इंटरेस्टेड ना हो, बहुत से लोग एक्टिव ना हो, तो इसलिए रूल को चेंज करके अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के केवल रिटायर जज को इंक्लूड किया गया है, सीजीआई को नहीं। और चीफ जस्टिस कौन होंगे? जो हाई कोर्ट के होंगे। इधर रखेंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसमें अपॉइंट हो सकते हैं एज ए चेयरमैन। देखो, इसमें 2 टाइप के मेंबर आते हैं, एक आते हैं जुडिशियल मेंबर और एक आते हैं एक्सपर्ट मेंबर। जुडिशियल मेंबर कौन होते हैं? जो भाई हार्म को देखकर एक्ट के अनुसार जो उनके लॉ की एक्सपर्टीज है उसके बेस पर अपने डिसीजन देंगे। एक्सपर्ट लोग, जैसे कोई मान लो सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन हुआ है तो सॉलिड वेस्ट का उसमें एक एक्सपर्ट होगा जो बताएगा ये गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए। कोई वाटर पोल्यूशन से जुड़ा होगा तो उनसे हम कहेंगे कि ये गाइडलाइन होनी चाहिए। यानी जो एक्सपर्ट मेंबर होंगे वो हमें बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है तो क्यों हुई है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। तो ये बातें होंगे। ये हो गए जुडिशियल मेंबर, जिसमें मेंबर के नंबर 10 to 20 हो सकते हैं और इनका टेन्योर 5 ईयर होगा। वही एक्सपर्ट मेंबर कौन होंगे? जो साइंस, और जाहिर बात है साइंस होंगे, टेक्नोलॉजी से होंगे, इंजीनियरिंग होंगे और इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट होंगे। इनका टेन्योर भी 5 ईयर का होगा। अब देखो, एक्सपर्ट मेंबर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और उनके कई सालों के अनुभव या एक्सपीरियंस को हम इन्वायरमेंट को क्लीन करने में यूज कर सकते हैं। कई बार यह भी होता है कि इतने एक्सपर्ट मेंबर होने के बावजूद भी
कई ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जो इनसे भी सॉल्व नहीं होते या इनकी रेंज से बाहर होते हैं। कौन सर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो इनकी रेंज से बाहर होगा? जैसे इस समय शायद आपने पढ़ा भी होगा, लाइट पोल्यूशन को लेकर एक न्यू डिबेट स्टार्ट हो गई है। क्योंकि हमने ओल्ड बुकों में क्या पढ़ा है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, लेकिन अब लाइट पोल्यूशन भी एक प्रॉब्लम है। जैसे अब लाइटें शाम को भी जलती हैं, इससे जो हमारे प्लांट होंगे उनकी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो हैम्पर होगी। जो बर्ड्स इवनिंग में अपने शेल्टर में वापस जाते हैं वो अपने रूट से डाइवर्ट कर सकते हैं। अब प्लांट ही ग्रोथ नहीं करेंगे, रात में भी वो लाइट में जगते रहेंगे तो थकान होगी। जैसे हम लोग कई बार किसी पार्टी में या घर में कोई प्रोग्राम हो तो 1 या 2 रात जग जाते हैं तो कहते हैं भाई बहुत थक गए हैं, 2 दिन कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और हम नेचर के साथ क्या कर रहे हैं? हम दिन में सन की लाइट से वो प्लांट जग रहे हैं, रात में हमारी आर्टिफिशियल लाइट्स जग रहे हैं, तो उनका लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। जो बर्ड्स हैं उनकी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। जो हमारे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं बीटल्स, इस पे न्यू रिसर्च हुई है कैपटाउन यूनिवर्सिटी में, तो वहां बताया गया है कि जंगल में इतना सारे एनिमल होते हैं, वो अपने जो डंग करते हैं, इतनी गंदगी होती है, वो गंदगी साफ कैसे होती है? इन बीटल्स द्वारा। और इनकी भी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, किससे? आर्टिफिशियल लाइट से। जब ऐसे कोई टॉपिक आएंगे तब हमें गेस्ट मेंबर को बुलाना पड़ता है जो इस फील्ड के, जैसे कोई स्पेशल टॉपिक आ गया लाइट पोल्यूशन, तो उस फील्ड के हम एक्सपर्ट बुलाएंगे, उनसे एडवाइस लेंगे क्या करना चाहिए। इसके जो प्रिंसिपल बेंच है, ठीक है, वो कहां पे? न्यू दिल्ली में। अब भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट है, कहा भी जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की कई ब्रांच होनी चाहिए, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की रीजनल ब्रांच नहीं है तो हम कितना फेस करते हैं? सभी लोग दिल्ली अगर केस लड़ते हैं। अगर रीजनल ब्रांच हो, जैसे इनकी भोपाल में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है और पुणे में है, तो जो इस रीजन के आसपास रहेंगे उनको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए इसके यानी एनजीटी के रीजनल ब्रांच भी बनाए गए हैं। अब देखो इसमें कुछ एक्ट को इंक्लूड किया गया है कि कौन कौन से एक्ट इसके एनजीटी के अंदर आएंगे। तो ध्यान रखेंगे, वाटर पोल्यूशन एक्ट, यानी वाटर को हमें क्लीन करना है। एयर पोल्यूशन एक्ट, यानी एयर को भी क्लीन करना है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, आपको पता होगा इंडिया में एक घटना हुई थी, एक ट्रेजिडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजिडी। उसी घटना के बाद ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। तो हम चाहते हैं कि भविष्य में, फ्यूचर में ऐसी कोई भी इंडिया में ट्रेजिडी ना हो, इसलिए हम पहले से ऐसे नॉर्म्स और गाइडलाइंस बनाएं जिससे कोई भी किसी प्रकार के इकोसिस्टम को इतना डैमेज ना कर दे कि उसका रिवाइवल करना मुश्किल हो। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये एक्ट काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। देखा, हम एयर को भी बचा रहे हैं, वाटर को भी, इन्वायरमेंट को भी और बायोडाइवर्सिटी को। जब सबको बचा लेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें ये कब होगा? जब पब्लिक की लायबिलिटी होगी, यानी लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। जैसे हम आप मेट्रो में चलते हैं तो कितनी साफ सफाई रहती है, क्यों? हमारे ऊपर सर्विलांस हो रहा है, कैमरे मॉनिटर कर रहे हैं, और जैसे ही मेट्रो से बाहर निकलते हैं तो हम ही आप गंदगी करते हैं। तो हमें मॉनिटरिंग सिस्टम में रहना पसंद है या हमें अवेयर होना? तो मेरे ख्याल से आपको अवेयर होने की जरूरत है। ये मॉनिटरिंग सिस्टम वहां चलते हैं जहां पे डिक्टेटरशिप होती है, यानी हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, तो हमें अपनी ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए जिससे हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकें। ठीक है, अब देखो सो मोटो का मतलब क्या होता है, यह आपकी हालांकि पॉलिटी वाले एजुकेटर बता देंगे, मैं यहां पे समझाता हूं। ये यानी एनजीटी को यहां पे ऐसी पावर दी गई है कि जरूरी नहीं कि इसके पास केस जाए तभी वो जाकर इस पे कोई ऑर्डर जारी करेगा।
ऐसे कई सारे केस होते हैं जो इसको खुद लगता है कि ये प्रॉब्लम है तो खुद से ऑर्डर दे सकता है। जैसे अभी आंध्र प्रदेश में ग्रीन लंग के नाम से जो फॉरेस्ट कट किए गए हैं, बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना को लॉस हुआ है, जैसे यमुना पोल्यूशन को लेकर। तो इन सभी मुद्दों पर एनजीटी खुद अपनी डिसीजन ले सकती है। इसको जो पावर है सिविल कोर्ट की है, यानी ये सम्मन जारी कर सकती है, ऑर्डर जारी कर सकती है, एविडेंस को दिखाने के लिए कह सकती है। अब ये बनाने का सबसे बड़ा पर्पस क्या था? पर्पस था इसका स्पीड अप जस्टिस, यानी हम जल्दी से न्याय दे पाए, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा वेट नहीं कर सकता। क्योंकि इन्वायरमेंट वेट करेगा तो हम आप वेट नहीं कर पाएंगे, हम सभी एक्सटेंड कर जाएंगे। इसलिए इन्वायरमेंट को बचाना हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। आगे चलेंगे। रिड्यूस द बर्डन ऑफ ऑन रेगुलर कोर्स, यानी जब एनजीटी इन्वायरमेंट के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तो डेफिनेटली जो नॉर्मल कोर्स हैं उन पर बर्डन काफी कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं। अब देखो वही बातें हैं जो मैं बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, यहाँ पर स्ट्रेंथ किया जा रहा है इन्वायरमेंट लॉ को। ठीक है, क्या लिखा है? इंश्योर पोल्यूटर पे प्रिंसिपल इज द फॉलोड, यानी जिसने पोल्यूशन फैलाया है वही पे करेगा इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें देखेंगे कुछ लैंडमार्क डिसीजन थे, जैसे 2012 में एनजीटी ने बोला कि ओपन वेस्ट बर्निंग नहीं होगी, जैसे खुले में कूड़े को जला देना। दिल्ली इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। दिल्ली में कूड़े के 3 पहाड़ हैं। फिर मैंने कहा ये इन्वायरमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल टॉपिक भी बन जाते हैं। इन कूड़े के पहाड़ जहां जहां भी है, अभी एक सर्वे हुआ था 3 साल पहले, उसमें बताया गया था कि जो दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ हैं, भलसवा के आसपास, शहादरा के आसपास, सीमापुरी के आसपास, उसमें हुआ क्या कि जो उस कूड़े के पहाड़ के 1 किलोमीटर के रेडियस में लोग रहते हैं, ऐसा देखा गया कि वो अपनी नॉर्मल एज से 5 से 7 साल अधिक ओल्डर लग रहे थे। क्यों? कहते हैं ना, जब कूड़ा जलता है तब भी पोल्यूशन होता है, और जब कूड़ा सड़ता है तब भी पोल्यूशन होता है। वो जो गैसें निकलती हैं और आसपास के रहने वाले लोग उनको ही इनहेल करते हैं, इससे वो अपने उनके सेल्स जल्दी डैमेज हो जाते हैं, वो लोग नॉर्मल एज से ज्यादा बूढ़े लगते हैं। इसी पर यमुना पर भी लैंडमार्क डिसीजन आया था, गंगा के पोल्यूशन को लेकर भी आया था। देखेंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट, देखो इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। देखो मैं हमेशा कहता हूं रिफॉर्म की गुंजाइश हमेशा होनी चाहिए, यानी कुछ कमी क्या है इसमें? अभी इनके पास लिमिटेड जुडिक्शन है, यानी राइट टू फॉरेस्ट एक्ट या फॉरेस्ट एक्ट 2006 इसमें शामिल नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो गवर्नमेंट को इसमें कुछ चेंजेस करके इनको शामिल करना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट इनके पास बहुत कम है। कहते हैं ना, जब तक फाइनेंशियल पावर नहीं आएगी तो पॉलिटिकल पावर कैसे आएगी, इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो ये हो गया आप लोग का। बाकी इसमें जानते हैं नो स्टैंडर्ड कंपनसेशन फॉर्मूला, यानी इसमें ऐसा नहीं कि इतने पे इतना दिया जाएगा। वो एनजीटी की खुद के अपना डिस्क्रिशनरी पावर है कि जिसको जितना चाहा उसने कहा कि इतना आप पे कीजिए, आप इतना पे किए। यानी एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए कि इतना पोल्यूशन हुआ है तो इतना आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा जिनको आपने हार्म किया है। हाई पेंडेंसी ऑफ इन्वायरमेंटल केस, यानी बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट के केस आ रहे हैं, इस पे भी गवर्नमेंट को कुछ नए रूल बनाने चाहिए। वे फॉर्मेट में क्या है, सिंपल सी बात है, जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कीजिए, यानी फंडिंग को इंक्रीज कीजिए,
एक्सपेंड जुडिक्शन, जैसे मैंने कहा जो एक्ट अभी रह गए हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए, जाहिर सी बात है ट्रांसपेरेंसी बिना कुछ नहीं हो सकता। आगे चलेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर करना चाहिए इसमें। तो बच्चों ये थी आज की हमारा ये लेक्चर, और इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। ये इतने कॉम्प्रिहेंसिव वे में बनाया गया है जिससे आपको प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू में भी हेल्प कर सके, क्योंकि आप जानते हो ये ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा चर्चे में रहते हैं, तो इन टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे जेन स्टडी आपके लिए फाउंडेशन बेस लेके आया है 2026 के लिए। इसमें ये सारे फीचर आपको मिलेंगे। अगर इसको लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हमारी एक्सपर्ट टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम जो आपके डाउट हैं उनको सॉल्व करेगी, ताकि आपको कोर्स लेने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और भविष्य में भी आपके सिलेक्शन तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।